सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि हमारे देश में मौत पर भी सियासत होती है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा भयानक है और वो ये कि यहां बच्चों की मौत पर भी सियासत हो रही है। राजस्थान के एक अस्पताल में एक महीने में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जिस पर दिल्ली और लखनऊ तक राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों माओ की सूनी गोद पर सियासत हो रही है। इलाज के लिए भी आपको गहने तक बेचने पड़े? हाँ, गहने तक बेचने पड़े। डॉक्टर लोग से किसी से भी बात करने की कोशिश करते थे तो वो चिल्ला के पड़ते थे हमारे ऊपर कि आ रहे, मतलब चाय वगैरह ऐसे पीने में लगे रहते थे। पता पड़ेगा दुख कैसा होता है, बच्चा का दुख कैसा होता है, माँ का कैसा होता है। एक अस्पताल, एक महीना, 100 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन? और एक बेड पर 4 बच्चे वहाँ पर है तो ठीक से उनको इलाज ना मिलने के कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। लापरवाही की कमी है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। बच्चों की कब्रगाह बना कोटा का एक अस्पताल। क्यों नहीं है का तो मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। मासूमों की मौत पर लखनऊ टू जयपुर भाया दिल्ली सियासत क्यों? लेकिन ये माँ का है, एक जीवन का है, ये बच्चा हर माँ का जान होता है। हमारा एक ही कहना है कि किसी भी नवजात बच्चे की या शिशु की या बड़े बच्चे की मृत्यु चिकित्सा लापरवाही के कारण नहीं होना चाहिए। यही है कोटा का वो जेके लोन अस्पताल जिसमें अकेले दिसंबर के महीने में 100 मासूमों की सांसें थम गई। नए साल के मौके पर पिछले 48 घंटों में यहाँ 9 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि यहाँ हर दिन कम से कम 2 नौनिहाल इलाज के बीच ही काल के गाल में समा जाते हैं। माइल्ड इन्फेक्शन एंड दी बर्थ एस्फिक्सिया, ये इनके कॉज ऑफ डेथ रहे हैं। कोटा में मासूमों की मौत पर लखनऊ टू जयपुर भाया दिल्ली सियासत क्यों हो रही है और उसका सच क्या है, ये बताने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये 5 महीने के तेजस की तस्वीर है जिसकी कुछ दिन पहले कोटा के जेके लोन अस्पताल में मौत हो गई। इस बेटे के इलाज के लिए मां ने गहने तक बेच दिए, महाजन से कर्ज लिए, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को जिंदा वापस घर नहीं ला पाई। इलाज के लिए भी आपको गहने तक बेचने पड़े? हाँ, गहने तक बेचने पड़े। गहने बेच के मतलब पहले तो मैत्री में भर्ती करवाया था मैंने, पैसे जमा करे गहने वहने बेच के, फिर पैसे खत्म होने के बाद में फिर जेके लोन में भर्ती करवाया था मैंने। सब बोलते कि वहाँ पर पकड़ है, वहाँ जाने के बाद में भी मेरा बच्चा हाथ नहीं लगा। अब जरा अपनी आंखों से अस्पताल की हकीकत देख लीजिए। एक बेड पर 2-2 बच्चों के शरीर को गर्म रखने के लिए जरूरी हीटर तक नहीं, जो है भी वो महज खाना पूर्ति। कई वार्डों में खिड़कियां टूटी हैं जिनमें पर्दे और कंबल टांगे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो ये कि जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मरीजों की नहीं सुनते। मैडम आया था बच्चों के लिए मंगवा रखा, छोटे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ टीचर आ गया। ये हमने बड़ा हीटर मंगवाया था पर छोटा दे दिया हूँ जी, इसलिए यहाँ लगा लिया। नहीं बच्चा ठंड तो बहुत है सर, बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है ना। कहा जाता है कि जेके लोन अस्पताल में जन्मे बच्चों के माता पिता 29 दिन भी खुशी नहीं मना पाते। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 साल में जेके लोन अस्पताल में 2376 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें सभी नवजात थे, यानी 0 से 28 दिन के बच्चे। दरअसल नवजात बच्चों को 32 से 35 डिग्री तापमान में रखा जाता है, लेकिन कोटा के इस अस्पताल में माँ बाप नवजात शिशुओं को 4 डिग्री की ठंड में रखने को मजबूर है। डॉक्टर और नर्स बताते हैं कि यहाँ 27 नए हीटर भी मंगाए गए, लेकिन वो हीटर कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। मेरा बेटा भर्ती है और वहाँ जिस पलंग पे है ना मेरा, तो वहाँ पे यार पानी टपक रहा, ऊपर गंदा लेटिंग पेशाब का बदबू आती है, और चलते तो पूरे पैरों में इन पे सब छींटे लगते हैं, उसके बैठते ना तो उस पर भी छींटे लगते हैं, तो बच्चे के ऊपर भी छींटे जाते हैं। सवाल उठता है कि एक अस्पताल की लापरवाही से एक महीने में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, तो फिर वहाँ की सिस्टम और सरकार क्या कर रही है और इन बच्चों की मौत पर क्यों हो रही है सियासत, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। जयपुर से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल उठता है कि क्या 100 बच्चों की मौत के बाद भी सरकार जागी है?
क्योंकि अब अस्पताल में उपकरणों को बदला जा रहा है, वेंटिलेटर्स ठीक करवाए जा रहे हैं, नवजातों के लिए हीटर्स लाए जा रहे हैं। क्या सरकार और सिस्टम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि बिना मौत, बिना बवाल वो जागते ही नहीं? राजस्थान सरकार है उसकी बहुत लापरवाही। स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो विदेशों में घूम रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था। इधर मरते मासूम, उधर मौत पर सियासत, इधर बिलखते परिजन, उधर नेताओं की तू मैं। कोटा में बच्चों की मौत पर हो रही राजनीति के ताजा हालात यही हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बीजेपी और मायावती के निशाने पर सीधे सीधे सोनिया, राहुल और प्रियंका हैं। 1 जनवरी को कोटा में बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंचा, तो सबसे पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया। 1 महीने में 100 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। कोटा इतनी भी दूर नहीं कि सोनिया और राहुल गांधी वहां न जा सके, और ये घटना इतनी भी मामूली नहीं कि मीडिया कांग्रेस सरकार की इस लापरवाही पर आंख मूंद ले। नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यु हम सबके लिए चिंता का विषय है, मन को दुखी भी करता है। किस तरीके से हम नवजात शिशुओं की, बच्चों की मृत्यु को रोक सकते हैं, उसके लिए व्यापक चिकित्सा इंतजाम करने चाहिए। कोटा में बच्चों की मौत के मामले में बीजेपी के 10 घंटे बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर एक के बाद एक कई ट्वीट चलाए। मायावती ने आखिरी ट्वीट किया, यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती हैं, तो यहाँ अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवार से मिलना केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ एवं कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी, जिससे यूपी की जनता को सतर्क रहना है। मायावती का ये ट्वीट भले ही सियासी लड़ाई का हिस्सा हो, लेकिन ये काफी हद तक सही भी है। सवाल उठता है कि राजस्थान के एक अस्पताल में लापरवाही और बदइंतजामी से 100 बच्चों की मौत हो जाती है, तो इसका गुनहगार कौन है? इन सवालों का जवाब देने की बजाय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं, वो सुनिए। ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था क्या? यह राजनीति करने के लिए आ रहे हो? एक भी बच्चे का निधन होता है तो हमारे लिए तकलीफ का कारण बनता है, मैं तो कह रहा हूं बार बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी फुर्सत है, आज जेपी नड्डा जी को इतनी फुर्सत है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इतनी फुर्सत है। इस माहौल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में राजस्थान को पूरी मदद की जाएगी। देखिए, मैंने इस संदर्भ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है, और उनको मैंने ये निवेदन किया है कि इस विषय के ऊपर पूरी आप गहराई के साथ ध्यान भी दें। अपनी तरफ से हमने उनको सब प्रकार के सपोर्ट की, सब प्रकार की सहायता के लिए आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को बीजेपी की महिला सांसदों की एक टीम ने जेके लोन अस्पताल के वार्ड और आईसीयू का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने अस्पताल में मृतकों के परिजनों से बात की तो पता चला कि लापरवाही से अस्पताल में बच्चे मर रहे थे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव की जीत का जश्न मनाने गए हुए थे। राजस्थान सरकार है उसकी बहुत लापरवाही है। जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है वो विदेशों में घूम रहे हैं, और वहाँ एक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी विजिट भी किया होगा, देखा भी होगा, जैसी की हालत है वहाँ पर। बहुत बदतर हालत है वहाँ पर है। हैरानी की बात है कि एक तरफ माओं की गोदें सूनी हो रही हैं, सैकड़ों घरों में मातम पसरा है, वहीं लखनऊ से जयपुर और दिल्ली तक इस पर सियासत हो रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल कांड की तुलना गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की उस घटना से भी की जा रही है जिसमें इंसेफेलाइटिस बीमारी का इलाज करा रहे 60 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी। हालांकि राजस्थान के सीएम कहते हैं कि गोरखपुर का मामला ज्यादा बड़ा था। कोटा के अंदर नोइंगली अननोइंगली, इनोसेंटली मिस्टीवियसली कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग इनोसेंटली, कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग अनजाने में। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया उसमें कोई दम नहीं है। गजब डेटा खंगाल कर लाए गहलोत साहब।
बीते 3 साल में आपके कोटा के जेके लोन अस्पताल में 2376 नवजात बच्चे अकाल मौत का शिकार हो गए। अकेले 2019 में यहाँ 963 बच्चों ने दम तोड़ा। मतलब इस अस्पताल में हर रोज 2 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। जबकि गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में 1978 से 2007 यानी 39 साल में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। जबकि 2007 में 60 बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस पर इतना काम किया कि अब इस पर 90% तक कंट्रोल किया जा चुका है। ये तो आंकड़ों की बात है, लेकिन उस लापरवाही को माफी कैसे दी जा सकती है जिसके चलते सैकड़ों मासूमों की मौत हो जाए, वो भी साल दर साल। दिल्ली से सुमित दुबे और कोटा से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब खबर सीएए से जुड़ी। मेरठ पुलिस ने नागरिकता विरोध में हिंसक प्रदर्शन का वीडियो जारी किया है। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने 30 पुलिस वालों की हत्या की बड़ी साजिश रची थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एनआरसी और सीए के नाम पर किस तरह हिंसक विरोध हुआ, आगजनी की गई, उसका सच एक एक करके सामने आ रहा है। चलो देखिए किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन का झूठा प्रोपेगेंडा कर सरकार पर सवाल उठाने वालों की असलियत सामने आ रही है। मेरठ पुलिस ने 20 दिसंबर को हिंसा से जुड़े 2 बड़े सबूत जारी किए हैं। चलो देखिए आग के शोलों के बीच से पुलिस के जवान किस तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 करीब 16 जवान जिन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी की। लेकिन उपद्रवियों की साजिश देखिए, पहले दुकानों को आग के हवाले किया, इसके बाद पुलिस वालों को एक जगह बंद कर बाहर आग लगा दी। विरोध के नाम पर पुलिस को जिंदा जलाने की हिम्मत कैसे हुई? ये विरोध करने वाले नहीं, ये तो अपराधी हैं जो पहले संपत्ति को जलाते हैं और फिर उन्हें रोकने आई पुलिस को भी आग में झोंकने की साजिश रचते हैं। तारीख 20 दिसंबर, जगह मेरठ। दूसरी तस्वीर देखिए, जुमे की नमाज के लिए पुलिस और आरएएफ की ड्यूटी लगी थी। करीब 30 पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान एक दुकान में बैठे हुए थे, लेकिन वहां विरोध करने की आड़ में उपद्रवियों ने बड़ी साजिश रची। दुकान में उपद्रवियों ने बाहर से ताला लगा दिया और दुकान में आग लगा दी गई। पुलिसकर्मी इस्लामाबाद चौकी के पास में थे। हजारों की संख्या में अचानक बलवाई आके उपद्रव करने लगे। अतिरिक्त पुलिस बल की इंतजार में वो एक जगह स्केप किए, वहां इंतजार कर रहे थे, जिससे बलवाइयों उपद्रवी तत्व जो हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। इतने में उपद्रवी तत्वों ने उनको घेर कर उसके गेट वगैरह को बंद कर दिया और उसमें आग लगाने की कोशिश की है। उसमें आगजनी भी उन्होंने कुछ किया और फिर बाद में पुलिस फोर्स पहुंचा, किसी तरीके से उनको बचा के लाया गया है। ऐसे जितने भी उपद्रवी तत्व हैं इन दोनों घटनाओं के, इनको चिन्हित कराया जा रहा है। हमारी विवेचना का ये विषय भी है और हम इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूर करेंगे। कितने पुलिस वाले ऐसे हैं सर जिनको जिंदा जलाने का प्रयास किया? ये लगभग 35-40 थे। क्या मतलब जिंदा जलाने का प्रयास किया? 100% आगजनी बंद करके आग लगाया जा रहा है, तो इसका और कोई दूसरा मकसद हो ही नहीं सकता है। पुलिस वालों को बचाने के लिए भारी फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस का दावा है कि उन पर फायरिंग भी की गई। अब इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। चलो। नागरिकता कानून पर देश में बवाल जारी है। कहीं इस पर हिंदू मुसलमान कर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, तो कहीं विरोध करने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जा रही है। यूपी में विरोध के पीछे कट्टरपंथी संगठन की साजिश का खुलासा हुआ, तो चेन्नई में विरोध का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया। पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जा रही है। यूपी में विरोध के पीछे कट्टरपंथी संगठन की साजिश का खुलासा हुआ, तो चेन्नई में विरोध का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया।
नागरिकता पर भ्रम तोड़ेगा बीजेपी का अभियान। नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने मेगा अभियान शुरू किया है। सीएए पर देश को जागरूक बनाने के लिए बीजेपी के जन जागरण अभियान का आगाज हो गया है। इस अभियान के पीछे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति काम कर रही है। 20 दिन तक चलने वाले अभियान में बीजेपी देश भर में 1000 रैलियां करेगी। अलग अलग शहरों में 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लक्ष्य है। रैली में बीजेपी के दिग्गज नेता और मशहूर हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। बीजेपी के नेता लोगों के बीच जाकर कानून पर बात करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। आपने भाषण दिए, आपने राजनीति की, आपने राजनीति में रोटियां सेकी, लेकिन आपने भला नहीं किया। भला किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमारे अमित शाह जी ने उसको अमली जामा पहनाया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये किसी का अधिकार लेता नहीं है, ये अधिकार देता है, उनको देता है जो इस धरती पर बसे हुए हैं। उनको हम अधिकार देते हैं कि आप सिटीजनशिप के तहत आप अपनी नागरिकता में आइए और भारत की मूल धारा में शामिल होइए। इसके पहले पीएम मोदी ने भी ट्विटर अभियान शुरू किया था। #इंडिया सपोर्ट सीए के नाम से चल रहे अभियान को समर्थन मिल रहा है। आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना है तो पाकिस्तान के आए दलित, पीड़ित, शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। पीएम मोदी का विपक्ष से बड़ा सवाल है, क्योंकि नागरिकता पर विरोध करने वाले, हिंसा फैलाने वाले पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं। उनकी जुबान कभी खुलती नहीं। जो हर वक्त मुसलमानों के बीच में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के बीच में जाकर उनको ये बताएं कि कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एनआरसी और सीए को लेकर तुम्हारे दिलों में भ्रम पैदा कर दिया है। एनआरसी और सीए से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ऐसा किया जाना राष्ट्रहित में है और हर जिम्मेदार व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा और आगजनी की साजिश करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई की जांच के सिलसिले में 23 जगहों पर छापे मारे हैं। अब तक पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ और अलीगढ़ में पीएफआई पर शिकंजा कसा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पीएफआई पर बैन के लिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी भेज चुकी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना विरोध प्रकट करने का, लेकिन विरोध प्रकट करने के नाम पर अगर उपद्रव किया जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, पुलिस पर हमला किया जाए, पत्रकारों पर हमला किया जाए, पुलिस वालों के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं, तो यह तो न मेरे कान सुन सकते हैं, न आपके कान सुन सकते हैं, न कोई भारत माता के सपूत के कान सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों की शिकायत जो आई है उससे भारत सरकार को अवगत कराने का जो कार्य था वो किया जा रहा है। हमारे जो एडॉक कमेटी मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं, वो लोगों के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि वो लोग तो उन प्रदर्शनों में शामिल ही नहीं थे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे 2 एडॉक कमेटी मेंबर्स को रुमाल से उनका मुंह ढककर आतंकियों की तरह पेश किया गया है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखेंगे पर्याप्त सबूतों के अभाव में वो लोग एक देव हैकल की तरह पॉपुलर फ्रंट पर इल्जाम मढ़कर अपनी जो गलतियां हैं, जो उनसे इतने लोगों की मौत उनके प्रदेश में हुई है, उनको ढकने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी रैली की योजना तैयार की है। 5 जनवरी को हो रही इस रैली के लिए जारी पर्चों और पोस्टरों में टीएमसी के सांसदों का भी जिक्र है।
पीएफआई की रैली में टीएमसी एक्सपोज हुई तो पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि रैली की इजाजत अब तक नहीं दी गई है, लेकिन टीएमसी नेताओं के बयान ही पार्टी के दोहरे रवैये को उजागर कर देते हैं। तमिलनाडु में सीए विरोध की रंगोली का पाकिस्तानी कनेक्शन। तमिलनाडु में रंगोली बनाकर नागरिकता कानून का विरोध करने वालों पर बड़ा खुलासा हुआ है। आज एक और खबर सुर्खियों में रही। कानपुर आईआईटी में जिस तरीके से फैज अहमद फैज की नज्म को लेकर विवाद शुरू हुआ, अब इस पर जांच की बात कही जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की बात भी। अब इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मशहूर शायर मंजर भोपाली जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मंजर भोपाली जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया, उस पर जांच की बात कही जा रही है। सबसे पहला सवाल, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि शायरी पे जांच, ये तो हैरत ज़दा करने वाली बात है कि किसी शायर की नज्म पे जांच की जरूरत नहीं है। एक सेमिनार कराना चाहिए और इस पे हिंदी के बड़े आलोचक और उर्दू के बड़े आलोचक और अथॉरिटीज को बुलाकर इस नज्म को सामने रखा जाए और देखा जाए कि किस मंजरनामे की तरफ इशारा कर रही है। मैं समझता हूं कि जांच शायरी की कभी हुई नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा है, अभी तक 400-500 साल पुरानी हमारी उर्दू गजल या हिंदी साहित्य का जो भी अध्ययन थोड़ा बहुत किया है मैंने, वहां कभी किसी शायर की शायरी की जांच नहीं हुई है। हाँ, शायरों को जेल जरूर हुई है, शायरों को जिला वतन होना बहुत किया गया है पाकिस्तान से। फैज अहमद फैज को भी जेल हुई थी, हबीब जालिब साहब को भी जेल हुई थी, फहमीदा रियाज और बहुत से शायर वहां के थे जिन्हें हुकूमत के खिलाफ जब उन्होंने या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और नज़में लिखी तो उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा या फिर जेल में जाना पड़ा था। जांच का कोई सवाल ही नहीं आता कि किसी नहीं, लेकिन मंजर भोपाली जी, जो कहा जा रहा है और शायर मौजूद है, जिस बात पर विवाद की शुरुआत हुई थी, कहा यह गया कि जिस तरीके से इस नज्म को दोहराया गया, ये नज्म हिंदू विरोधी है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। क्या आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ये नज्म जो है ज़ियाउल हक के जमाने में लिखी गई थी, उससे पहले थोड़ा सा 1984 या 1985 में ये नज्म पढ़ी गई है। और वहां कहाँ हिंदू सरकार थी, कहाँ हिंदू धर्म है, पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में लोग हैं और वहां पे कैसे फैज अहमद फैज हिंदू विरोधी। अच्छा, फैज अहमद फैज तो खुद ही किसी मजहब को नहीं मानते थे, वो कैसे हिंदू मजहब को लिखे? और शायर का ये कर्तव्य नहीं है, कोई भी शायर किसी धर्म विशेष के ऊपर कभी गलत यानी खिलाफ कोई शेर नहीं लिखता या कोई नज्म नहीं लिखता। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, शायर लोग तो संदेश देते हैं प्रेम का। वो कैसे लिख देंगे किसी मजहब के खिलाफ शायरी? मैं समझता हूं इस नज्म में कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये जुल्म के खिलाफ, क्योंकि ज़ियाउल हक की हुकूमत ने मार्शल लगाया था, पाकिस्तान के लोग दबाव में थे, जनता परेशान थी, तो इस तरह की एक नज्म सामने आई। ऐसी एक कई नज्में आई हैं उस जमाने में। हबीब जालिब की एक नज्म है कि ऐसे मंशूर को, ऐसे दस्तूर को, ऐसे सरकार को हम नहीं मानते, वो भी जेल गए, उन्हें भी भागना पड़ा। फहमीदा रियाज को आपने खुद बुलाया यहाँ पर, जब उन्होंने नज्में लिखी तो यहाँ आकर रही, कई साल वो दिल्ली में रही जिला वतन। मंजर भोपाली जी, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी बातचीत आपसे, गुजारिश आपसे कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया, इस पर बवाल हो रहा है, जांच की बात कही जा रही है। आप एक मशहूर शायर हैं, शायरी के अंदाज में अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये हमारा जो देश है, ये हमारे मर्यादा पुरुष श्री राम जी का देश है। यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थली है, यहाँ चिश्ती का देश है। यहाँ सिर्फ प्यार की बात होना चाहिए, मोहब्बत की बात होना चाहिए। जो भी तहरीकें अभी हिंदुस्तान में चल रही हैं, अगर ये प्यार के साथ चलें, मोहब्बत के साथ चलें और अगर गांधी के उसूलों पे ये तहरीक चले तो मैं समझता हूँ ज्यादा कामयाब होगी। एनआरसी का विरोध होना चाहिए, जिसका भी विरोध करना है करिए, मगर बहुत प्यार से, किसी की जान नहीं जाए, किसी का घर नहीं उजड़े, पुलिस को परेशान नहीं किया जाए, हुकूमत को तनाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारा हक है, हम मोहब्बत के साथ इसे करते रहेंगे, इस तरह की शायरी भी लिखेंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है, मंजर भोपाली जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूर शायर मंजर भोपाली जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम उम्मीद भी करते हैं कि मोहब्बत के सहारे ये देश आगे बढ़े विकास के रास्ते पर। फिलहाल वक्त ब्रेक का।
ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि निर्भया के चारों गुनहगारों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी भी समय उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम सकती हैं, क्योंकि तिहाड़ तैयार है। तिहाड़ का फांसीगर कह रहा है, मैं तैयार हूं, आओ और चारों दरिंदों को फांसी पर लटका दो। जनवरी में निर्भया के दरिंदों को फांसी होगी। सबसे बड़ी फांसी के लिए तिहाड़ तैयार। एक साथ 4 फांसी की हर अड़चन दूर। एक साथ 4 फांसी की हर अड़चन दूर। तिहाड़ में 4 फांसी के तख्ते तैयार। तिहाड़ में फांसी के 4 फंदे तैयार। तिहाड़ में जेल नंबर 3 में पहली बार एक साथ 4 फांसी। चार फांसी के बाद कैसे निकाले जाएंगे शव? फांसी के बाद शव वाली सुरंग आपने देखी है। तिहाड़ में 4 फांसी पर हर एक्सक्लूसिव खबर। तिहाड़ के अंदर एक साथ 4 लोगों को फांसी दी जाएगी। तिहाड़ में जिस चौथे फंदे का इंतजार था वो अब तैयार हो चुका है। तिहाड़ में बनी फांसी कोठी, फांसी के लिए तख्त और सुरंग, सब कुछ तैयार कर लिया गया है। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दिए जाने का पूरा देश बरसों से इंतजार कर रहा है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन 2020 की पहली शाम ढलने के बाद 4 दोषियों को एक साथ फांसी के लिए तैयार हो सका है। खाएंगे और जब से फांसी होगी। निर्भया कब से इंसाफ मांग रही है? निर्भया का परिवार कब से इंसाफ मांग रहा है? निर्भया के लिए देश कब से इंसाफ की अपील कर रहा है? निर्भया के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए फांसी के सैकड़ों फंदे सड़कों पर लहराए गए, लेकिन निर्भया को इंसाफ दिलाने का यह संघर्ष अब फांसी के मुकाम तक पहुंचने वाला है। देश तो बहुत पहले से तैयार था, लेकिन तिहाड़ इस फांसी के लिए अब तैयार हो पाया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को फांसी देने के लिए तख्त तैयार कर लिया है। अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर सिर्फ 2 लोगों को एक साथ फांसी देने का ही इंतजाम था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया है कि तख्त की लंबाई को बढ़ा दिया गया है और इसका काम पीडब्ल्यूडी ने पूरा किया है। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में 4 दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी, लेकिन ये सब होगा कैसे, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जेल नंबर 3 और फांसी की कोठी देखनी होगी। तिहाड़ की जेल नंबर 3 विशेष तौर पर फांसी के लिए ही डिजाइन की गई है। जेल नंबर 3 में पहुंचने पर थोड़ा आगे बढ़ते ही तिहाड़ की फांसी कोठी नजर आएगी।
इस फांसी कोठी में पहली बार 4 फंदे, 4 तख्त और 4 चबूतरे वाला प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यहाँ एक साथ 4 लोगों को फांसी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ये तख्त जेल संख्या 3 में तैयार किया गया है। दरअसल जेल में फांसी देने के बाद शव को उतारने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए। इसी के चलते यहाँ पर गहरा गड्ढा कराया गया और इसके लिए जेसीबी की भी मदद ली गई। निर्भया के 4 गुनहगार मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को एक साथ फांसी देने के लिए तैयार होने में तिहाड़ प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तिहाड़ में अब तक एक तख्त था, अब 3 नए तख्ते और तैयार किए गए हैं। तिहाड़ में पहले फांसी पर लटकाए जाने वाले के लिए एक चबूतरा था, अब 4 फांसी के लिए 3 नए चबूतरे तैयार किए गए हैं। तिहाड़ की फांसी कोठी में पहले एक फंदा था, अब 3 और फंदे तैयार किए गए हैं। तिहाड़ में अब एक साथ 4 फांसी दी जाएंगी। निर्भया के 4 दोषियों को एक साथ लटकाया जाएगा। जेल नंबर 3 में अब 4 फांसी के लिए 4 हैंगर तैयार हैं। तिहाड़ की फांसी कोठी में 4 हैंगर पर एक साथ 4 दोषियों को फांसी दी जाएगी। जिस कैदी की फांसी की सजा होनी है उसको एक प्रकार से खास तौर से एक कोठड़ी टाइप होता है, इसमें उसका साइज भी बड़ा निश्चित होता है, 8x4 या 6x3 ऐसा कुछ होता है, जिसमें आदमी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टहल फिर नहीं कर सकता, थोड़ा उसको कन्फाइन रखने के लिए किया जाता है। पीडब्ल्यूडी ने तिहाड़ में 4 फांसी दिए जाने के सारे इंतजाम नए साल के मौके पर पूरे कर लिए। अब तिहाड़ देश की पहली ऐसी जेल हो गया है जहां एक साथ 4 तख्त फांसी के लिए तैयार है। अब सबको इंतजार है 6 जनवरी का। तिहाड़ प्रशासन की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट पहुंचते ही निर्भया के 4 दोषियों की फांसी की तारीख तय हो सकती है। ऐश्वर्या जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि तिहाड़ जेल में 4 मुजरिमों को एक साथ फांसी देने के लिए जल्लाद और फंदे से पहले किसे लाया गया? सबसे पहले एक जेसीबी लाई गई, जिसके बाद एक खास तरह की सुरंग तैयार की गई। 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाने के बाद उसी सुरंग में गिराया जाएगा। निर्भया के 4 गुनहगार इसी तरह फांसी के तख्ते तक पहुंचेंगे और फिर 4 को वो सजा मिलेगी जो पूरे समाज और देश के लिए मिसाल बनेगी। जब से निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद से ही तिहाड़ प्रशासन अदालत के आदेश को परवान चढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में सजा देने के लिए तिहाड़ जेल की फांसी कोठी को 4 दोषियों के हिसाब से तैयार करने में तमाम तकनीकी पहलुओं को पूरा किया गया। तिहाड़ में जेसीबी मशीन लाई गई। जेसीबी मशीन से लंबी चौड़ी टनल बनाई गई। फांसी के तख्त के ठीक नीचे सुरंग बनाई जाती है। 3 नए फांसी के तख्तों के नीचे की सुरंग तैयार की गई। फांसी के बाद कैदियों के शव सुरंग से ही निकाले जाते हैं। नए तख्तों के साथ पुराने तख्ते को भी बदल दिया गया। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से फांसी कोठी में निर्माण शुरू हो गया था। फांसी कोठी के रास्ते से गुजरने की इजाजत कुछ ही कर्मचारियों को थी। जेल प्रशासन और जेल के भरोसेमंद कैदी निगरानी करते थे। गौरतलब है कि निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के दौरान ये पहला मौका होगा जब तिहाड़ के अंदर एक साथ 4 लोगों को फांसी दी जाएगी। इससे पहले 1982 में रंगाबिला को एक साथ फांसी दी गई थी और इसके बाद यह पहला मौका आने वाला है। दिल्ली की बेटी निर्भया को इंसाफ के लिए तिहाड़ ने खुद को तैयार कर लिया। लेकिन आज भी जब निर्भया का केस चर्चा में आता है तो उस दरिंदगी का हर लम्हा परिवार और समाज को तकलीफ देता है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई। दिल्ली के बसंत विहार में चलती बस में गैंगरेप किया गया। अक्षय, पवन, विनय और मुकेश ने हैवानियत की हदें पार कर दी।
निर्भया के शरीर को जगह जगह से जख्मी किया गया। निर्भया को चलती बस से फेंक दिया गया। 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट और हाई कोर्ट ने चारों को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी। डेथ वारंट, जिसको आप ब्लैक वारंट भी कहते हैं डेथ वारंट को, और वो इशू करता है जो सेशंस कोर्ट, जो कंसर्न केस का जो करने वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें सेशन जज को असाइन होता है, वो उसको डेथ वारंट को इशू करते हैं और वो डेथ वारंट के बाद ही फांसी का प्रावधान है, उसी को ब्लैक वारंट भी कहते हैं। और वो शायद पटियाला हाउस कोर्ट में सतीश चंद्र अरोड़ा जी हैं, वो उनको असाइंड है, जिनकी कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और शायद 7 तारीख लगी हुई है डेट। उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा उस दिन के बाद में, ये सब उसके बाद ही होना, उससे पहले हो नहीं सकता। निर्भया के चारों दोषियों की सजा से जुड़े तमाम तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर फांसी बरकरार रही तो कोर्ट से ब्लैक वारंट जारी रहेगा। ब्लैक वारंट के बाद चारों दोषियों की जिंदगी फांसी के फंदे से होते हुए मौत के अंधेरों में खो जाएगी। ऐश्वर्या जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब से निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा मिली है तब से आपने फांसी से जुड़ी कई तरह की खबरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फांसी कोठी में जाने के बाद मुजरिम को सजा दी जाती है और कैसे उसके शव को सुरंग से बाहर निकाला जाता है। सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिसे फांसी पर लटकाया जाना है उस मुजरिम को फांसी कोठी में लाया जाता है। इसके बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते और फंदे के ठीक पीछे पास में खड़ा करते हैं। मुजरिम को सिर से गर्दन के नीचे तक काले कपड़े से ढकते हैं ताकि कैदी वहां मौजूद लोगों का और वहां के लोग कैदी का चेहरा ना देख सके। इसके बाद जल्लाद के जरिए मुजरिम के दोनों हाथ पीछे की ओर बांधे जाते हैं, फिर रस्सी से मुजरिम के दोनों पैर बांधे जाते हैं। इसके बाद जल्लाद फांसी के लिए तैयार होने पर जेलर की ओर देखकर इशारा करता है। फिर जेलर फांसी के निर्धारित समय से अपनी घड़ी का मिलान करते हैं। इसके बाद जेलर रुमाल निकालकर मुजरिम को फांसी पर लटकाने का इशारा करता है। जेलर का इशारा मिलते ही जल्लाद फांसी के तख्ते का लीवर खींच देता है। करीब 45 मिनट से 60 मिनट तक मुजरिम फांसी के फंदे पर झूलता है। इसके बाद जल्लाद और डॉक्टर मुजरिम की मौत की तस्दीक करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जल्लाद और डॉक्टर फांसी के तख्त के नीचे बनी सुरंग में जाते हैं। सुरंग में लटक रहे मुजरिम के शव की पड़ताल की जाती है। डॉक्टर और जल्लाद मिलकर मुजरिम की मौत की पुष्टि करते हैं। मुजरिम की मौत के बाद फांसी तख्त के नीचे सुरंग की लाइट जलाई जाती है। फिर वहां मौजूद जेलर सुरंग और मुजरिम के शव का मुआयना करते हैं। जेलर फांसी प्रक्रिया के पूरे हालात पर एक कागज पर दर्ज करते हैं और अंत में जेल प्रशासन फांसी से जुड़ी पूरी जानकारी कोर्ट को भेज देते हैं। तो इस तरीके से होती है फांसी की पूरी प्रक्रिया। यहां पर वक्त ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली में चुनावी तकरार की। क्या आपने दिल्ली की सड़कों पर शुरू हो चुके सियासी दंगल का ट्रेलर देखा है? आपने देखा तो होगा, लेकिन शायद उस पर गौर नहीं किया होगा। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सबसे बड़ा घमासान शुरू हो चुका है, जिसकी एक एक तस्वीर बेहद दिलचस्प है। के 7 उम्मीदवार कहते हैं आईना झूठा होता है, सच्ची तस्वीरें होती हैं। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके आईने में राजनीतिक दल अपना अपना चेहरा साफ देख सकते हैं। दिल्ली में ऑटो के पीछे नारे लिखे हैं, केजरीवाल मेरा हीरो, बिजली बिल मेरा जीरो। मकसद और संदेश साफ समझा जा सकता है। दूसरी तस्वीर कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने का क्रेडिट लेने वाले पोस्टर्स की है। तीसरी तस्वीर बीजेपी के उन 7 नेताओं की है जिन्हें आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार बताते हुए एक तरह से तंज किया है। सबसे पहले ऑटो पर सवार दिल्ली की चुनावी सियासत को समझिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ऑटो पर अब इस तरीके के स्लोगन सामने आ रहे हैं, आई लव केजरीवाल। और अगर आप आगे चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। और यहाँ पे एक और स्लोगन है, केजरीवाल हीरो, मेरा बिजली बिल जीरो।
वाकई बिजली बिल जीरो हो गया क्या? जी सर, मेरा जीरो आ रहा है। और केजरीवाल ने बिजली का बिल तो छोड़िए सर, और भी बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अब जरा दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर पर गौर कीजिए। आम आदमी पार्टी ने चुनावों के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है। ये पोस्टर उसी रणनीति का गवाह है। आपकी ओर से दिल्ली बीजेपी के 7 बड़े नेताओं का बड़ा सा पोस्टर लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताते हुए तंज किया गया है। साथ ही नए साल की बधाई दी गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी का नाम लिखा है। अब जरा वो तस्वीरें देखिए जो दिल्ली के चुनावी जंग का हर रंग साफ बयान कर रही है। कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के वादे, दावे और आरोपों का पूरा खेल समझिए। दिल्ली में कुल 1731 कच्ची कॉलोनियां थी। कच्ची कॉलोनियों में करीब 40 लाख वोटर्स रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने का क्रेडिट लिया जा रहा है। बीजेपी ने कच्ची कॉलोनियों को अधिकृत करने का दावा किया है। पीएम मोदी ने 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली भी की थी। डीएम ने कच्ची कॉलोनी वालों को मालिकाना हक के लिए बधाई दी थी। बीजेपी ने 40 लाख लोगों को मालिकाना हक का दावा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावे को गलत बताया है। आप और बीजेपी की नजर कच्ची कॉलोनी के 40 लाख वोटर्स पर है। केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि डीडीए की वेबसाइट पर नहीं आया। अरे छोड़ो, केजरीवाल को बोला झूठ बोलने से पहले ऊपर वाले का जरा देखे यार। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाजपाई इतना झूठ बोल कैसे पाते हैं। इनको रात में नींद कैसे आती है इतना झूठ बोल के। 40 लाख लोगों को आपने मूर्ख बना दिया, उनके साथ धोखा कर दिया, उनको आज तक रजिस्ट्री दी नहीं, मालिकाना हक दिया नहीं और धन्यवाद के पोस्टर भी लगा दिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने कच्ची कॉलोनियों के वादे और दावों से जुड़े पोस्टर लगाए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डीडीए का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। लिखा है, डीडीए के वेबसाइट के मुताबिक कच्ची कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा तो बीजेपी लोगों को गुमराह क्यों कर रही है। कभी आदमी को रजिस्ट्री मिली तो ना तो मालिकाना हक दे रहे और ना पक्की कर रहे कॉलोनी, तो कर क्या रहे हैं। तो लोगों को ऐसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ धोखा करना सही बात नहीं है। सवाल यहाँ कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख वोटर्स के हित से ज्यादा सच और झूठ की सियासत का है, क्योंकि पोस्टर्स के जरिए जो कुछ हो रहा है उसका मकसद है 40 लाख वोटर्स के वोट बैंक पर कब्जा। पुलकित नागर और अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ब्रेक के उस पार मोदी के पास ब्रह्मास्त्र।